इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय विद्युत आघूर्ण को पढ़ना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं। ये पढ़े, इसमें कुछ पदों का प्रयोग होगा, वो पद मैंने यहाँ लिख दिए जिनके बीच में प्रयोग होगा, उपयोग होगा। पहला ऊपर लिखा है कि कोणीय संवेग होता है किसी अक्ष के परितः घूर्णन करने वाले किसी पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग L बराबर I होगी। I उस अक्ष के परितः उस पिंड का जड़ता गुण है और ओमेगा उस पिंड का कोणीय वेग। ये जो क्वांटम सिद्धांत की परिकल्पना के आधार पर कोणीय संवेग को इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं कि कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है मैंने यहाँ पर n का मान 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि हो सकता है। h यहाँ पर प्लांक नियतांक है और h का जो मान होता है 6.6 गुणित 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और ये जो कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि, इसकी दिशा पर विचार करें, अपन कोणीय संवेग की दिशा पर विचार करें। माना कि कोई कण है, यहाँ पर कोई कण पर विचार करें, कोई वस्तु है, इसका कुछ द्रव्यमान है और ये इस प्रकार से, ये व्यक्ति मार्ग पर इस प्रकार से घूम रही। अगर ये वस्तु व्यक्ति मार्ग पर घूम रही है तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो मार्ग है, मार्ग का अक्ष इस प्रकार से अक्ष हो गया। ये वृत्ताकार मार्ग का अक्ष है जिसके पड़ते वस्तु घूम रही थी। ये वृत्ताकार मार्ग का अक्ष कहलाएगा, ये वृत्त का तल कहलाएगा, ये वृत्ताकार मार्ग का अक्ष कहलाएगा। तो वस्तु घूम रही है, माने कि इस प्रकार से घूम रही, उल्टे घूम सकती है, हम दोनों बात देखेंगे। इस प्रकार से वस्तु घूम रही है और ये इसका अक्ष रहा, वस्तु के वृत्ताकार मार्ग का अक्ष है। इस अक्ष के पड़ते m द्रव्यमान की वस्तु घूम रही है। हम कोणीय संवेग की दिशा देखना चाहते हैं। मैं एक सरल सी तरकीब बताऊं दिशा देखने की। सीधे हाथ की उंगलियों को बंद करते अपन, मुट्ठी बन जाएगी और अंगूठे को इसके लंबवत कर ले और ये जो उंगलियां हैं ये गति की दिशा बताएगी। यदि उंगलियां गति की दिशा बताएंगी तो अंगूठा कोणीय संवेग की दिशा बताएगा। देख ले अपन यहाँ, ये जैसे उंगलियां बंद हो रही, इधर इसी दिशा में वस्तु गति कर रही है तो कोणीय संवेग किधर काम करेगा? अंगूठी की दिशा में, माने अक्ष की दिशा में कोणीय संवेग काम करेगा। इस वृत्ताकार मार्ग के अक्ष की दिशा में कोणीय संवेग काम करेगा। मान थोड़ी देर की ये वस्तु यूं करके नीचे ऐसे उल्टी परिक्रमा कर रही होती, तब फिर से ये नियम लगाएंगे अपन, सीधा हाथ होना चाहिए। इसको उंगलियां बंद कर रहे हैं, अंगूठा इसके लंबवत। अब ये नीचे इस पर उल्टी घूम रही है, उंगलियां बताना चाहिए, गति की दिशा को इंगित करना चाहिए। अब देखना प्लीज, ये देखने अपन, अब गति नीचे हो रही, मेरी उंगलियां भी नीचे हैं, ये गति की दिशा हो गई। तो कोणीय संवेग किधर काम करेगा? अक्ष के अनुदिश, अक्ष की दिशा में जो काम करेगा, लेकिन उल्टी दिशा में। अब बोर्ड के बाहर से बोर्ड के अंदर की ओर काट देगा। इस प्रकार से हम गति की दिशा तय कर सकते हैं, हम कोणीय संवेग की दिशा तय कर सकते हैं। ये कोणीय संवेग की दिशा, इसका हमको अभी बीच में आप पढ़ने वाली है।
इससे पहले हमने इसका अध्ययन कर लिया। अब हम देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हमको मालूम है अगर किसी लूप में से कोई आवेश, ये मान लो कि वो आवेश लूप पर ऐसे इस प्रकार से गति कर रहा है, ऐसे चल रहा है, तो जब ये गति करेगा तो लूप धारावाही लूप की भांति व्यवहार करेगा और धारावाही लूप होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। कैसे? चलो अपन फिर से एक बार देख लें। ये आवेश चल रहा है, मैं बोर्ड के बाहर से देख रहा हूँ, ये आवेश मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलता दिखाई दे रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ आवेश एंटी क्लॉकवाइज होता है धनावेश, माने जहाँ धारा एंटी क्लॉकवाइज होती, धनावेश की दिशा ही धारा की दिशा होती है। ये धनावेश एंटी क्लॉकवाइज है, माने यहाँ पर धारा एंटी क्लॉकवाइज है। जहाँ पर धारा एंटी क्लॉकवाइज होती है वहाँ उत्तरी ध्रुव प्रेरित हो जाता है। ये जो सामने वाला इसका तल है, ये लूप का सामने वाला तल, बोर्ड के बाहर वाला तल, ये उत्तरी ध्रुव की बात व्यवहार करता है। अब और अगर हम बोर्ड के पीछे खड़े होकर देखें इसी लूप को, ये को धारा को क्लॉकवाइज दिखाई देगी, घड़ी की सिर की दिशा में दिखाई देगी। ये धनावेश हमको घड़ी की सिर की दिशा में चलता दिखाई देगा। मैंने पीछे से देखेंगे ये जो लूप है दक्षिण ध्रुव है, बाहर से यहाँ से लूप पर तल है, ये उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है। बोर्ड के पीछे से देखेंगे तो ये लूप पर तल दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, माने बोर्ड के तल के अंदर से जहाँ दक्षिण ध्रुव है, बोर्ड के तल के बाहर की ओर माने दक्षिण ध्रुव की ओर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यहाँ पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर से बाहर की ओर है। कब? जब धनावेश इधर जा रहा है, धनावेश की दिशा ही धारा की दिशा होती है। मान लो थोड़ी देर के लिए धनावेश नहीं है, मान लो ये ऋणावेश है। अब ये ऋणावेश एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन धारा में एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। अब धारा इस प्रकार से प्रवाहित हुई है, धारा की दिशा क्लॉकवाइज दिशा हो, धारा क्लॉकवाइज हो गई। यहाँ पे धारा क्लॉकवाइज हो गई, इसका मतलब ये बाहर का जो तल है अभी दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। और पीछे बोर्ड के पीछे खड़े होकर देखे हम, तो इसी लूप का जो तल बोर्ड के पीछे से देखेंगे वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा है। माने अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बोर्ड के तल के नंबर बाहर से अंदर की ओर हो गई। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, अच्छे से आना चाहिए। तो हम जो है अभी पढ़ेंगे परिक्रमा करके इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण, तो हमको बड़ी सुविधा होगी, बड़ी आसानी से अपन कर सकेंगे। चलो यही देखिए अपन, ये मैंने फिर से बना दिया। ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, हमको पता है प्रत्येक परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और परमाणु का समस्त भार और समस्त धनावेश नाभिक में केंद्रित है। अब बाहर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। चलो यहाँ पर मान लो कोई Q आवेश है और ये वृत्ताकार मार्ग जिस पे चल रहा है उसका केंद्र है, मान लो O केंद्र है, और इस वृत्ताकार मार्ग की कुछ त्रिज्या मान लो R इसकी त्रिज्या। ये आवेश का कुछ तो द्रव्यमान होगा, इस आवेश का द्रव्यमान हम कुछ माने लेते हैं। इसका द्रव्यमान माना कि m इसका द्रव्यमान, और ये एक समान कोणीय चाल से चलना है। वो जो हम एक समान कोणीय चाल है उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करे देते हैं। एक समान कोणीय चाल ओमेगा है और एक समान जो रेखीय चाल इसकी होगी, रेखीय चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो एक समान रेखीय चाल उसको v से प्रदर्शित कर देंगे। रेखीय चाल है, वो भी कैसी रेखीय चाल है? तो
एक समान रेखी चाल को भी से प्रदर्शित कर दिया। और ये एक परिक्रमा करेगा, उसमें जो समय लगेगा उसको हम परिक्रमण काल या आवर्त काल के नाम से अपन पुकारेंगे। तो परिक्रमण काल या आवर्त काल उसे कैपिटल टी से सामान्य रूप से प्रदर्शित करें। अब ठीक है, ये आवेश चल रहा है, धनावेश है, ये इसकी गति की दिशा हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इसमें जिस दिशा में आवेश चलता है वो धारा की दिशा होती है। तो ये जो अपनी वृत्ताकार मार्ग है जिस पर क्यों आवेश है, ये धारावाही और लूप की तरह काम करने लगा है। और धारावाही लूप पर चुंबकीय आघूर्ण मैंने लिखा हुआ यहाँ पर एम्पियर के नियम से इस धारावाही लूप पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो चुंबकीय आघूर्ण सदैव की भांति जैसे वहाँ लिखा हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर के नियम से वो चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर लिखेंगे अपन आई गुणित ए। आई क्या है? आई धारा है, इसमें से इसकी आवेश के प्रवाह के कारण जो धारा है वो धारा आई लिखी, और ए इसका क्षेत्रफल है, ये वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये एम बराबर आई के ए क्या होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, ये ऊपर का जो पृष्ठ इसका क्षेत्रफल, और आई तो लूप में धारा की आवेश प्रवाहित होगा तो ये आवेश धारा की बात व्यवहार करेगा। अब यहाँ देख लिया एम बराबर आई और इंटू ए लिखा, आई यहाँ धारा है और ए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये तो हमको पता है, लिख दिया क्योंकि तो एम्पियर का नियम है, लेकिन हम धारा के लिए कुछ बात कर सकते हैं। धारा जिसे हम विद्युत धारा यहाँ पर ठीक से कहें तो ये विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, और विद्युत धारा आई बराबर परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माने विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ये क्यों आवेश यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, और एक परिक्रमा में लगा समय t है, यहाँ लिख देंगे आई बराबर q बटे t। इस प्रकार से धारा का समीकरण अपन लिख सकते हैं। ये तो विद्युत धारा की बात हो गई। चलो ठीक है, और बात करें अपन t की बात करें। t समय है, और समय भी कौन सा समय है? ये जो परिक्रमण काल है, परिक्रमा करने का समय, जिसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल बराबर हमेशा होता है समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो एक परिक्रमा में कितनी दूरी चली, हम कह सकते हैं ये परिधि के बराबर चली, इस लूप की परिधि के बराबर दूरी चली। तो ये समय, चलो मैं सूत्र, समय बराबर और दूरी बटे 4, इस सूत्र का अपन इस्तेमाल करेंगे, इसका उपयोग करेंगे अपन दूरी बटे 4 में। अब कहें दूरी कितनी, कैपिटल टी के लिए कैपिटल टी माने परिक्रमण काल, माने एक परिक्रमा का समय, एक परिक्रमा में कितनी दूरी चली है, तो परिधि के बराबर चली है। तो दूरी के लिए हम परिधि लिखेंगे, लेकिन परिधि का फॉर्मूला हमको पता है, पहले बराबर 2πr होता है, और चाल हमने एक समारेखी चाल को v से प्रदर्शित करा है, तो बटे में हम v लिखेंगे, ये समय आ जाएगा t का मान आ गया। तो t का मान इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब t का मान पता हमको, तो I के ये जो समीकरण है, दूसरी समीकरण, इसमें t का मान अपन लिख भी सकते हैं। अगर t का मान लिख देंगे तो संबंध आ जाएगा। ये चलो मैं तीसरी समीकरण मान लेता हूँ इसको, समीकरण 3 से समीकरण 2 में, और t का मान हम लिखेंगे तो संबंध आएगा विद्युत धारा I बराबर Q को Q लिख देंगे और बटे T को लिखेंगे अपन 2πr बटे V को हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो संबंध आएगा QV और अपॉन 2πr। ये अपने I के लिए कुछ समीकरण लिख लिए देखें, लेकिन I के साथ A भी है, तो A बराबर πr² होगा। ये तो वृत्ताकार है ना असल में,
जिसकी त्रिज्या r है इसका क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर आ जाएगा। I और a के मान आपको ज्ञात हैं। a मान हम समीकरण 1 में लिख लेते हैं, I का मान भी लिख लेते हैं, a का मान भी लिख देते हैं। समीकरण 1 में लिखेंगे तो हम आ जाएंगे किसी निष्कर्ष पर। लिखो मैं समीकरण और 1 से जो संबंध आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर I का मान लिखा हुआ q v अपॉन 2 पाई r और a का मान लिखेंगे अपन, आएगा पाई r स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हल करें, पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, r की घात 1 बचेगी हमारे पास में, तो संबंध आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आ जाएगा q भी r, q एक भी लिखा या एक r बचेगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो m बराबर q भी r बटे 2। ये हमने m के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए समीकरण निकाला। कौन से? ये q r इसके इस मार्ग पर चलने से जो चुंबकीय द्विध्रुव बना है उसका द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर q भी r बटे 2। ये कैपिटल M के लिए मान है, माने चुंबकीय आघूर्ण के लिए मान। हम कैपिटल M में और L में संबंध कुछ निकाल लेना चाहते हैं। अभी देखते हैं अपन, माने कि जो आवेशित कण है इसका द्रव्यमान स्मॉल m, ये हमने माना हुआ कि स्मॉल m इसका द्रव्यमान है। तो हमको मालूम है कि जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग जिसे L से व्यक्त करते हैं, कोणीय संवेग L के लिए कोई समीकरण है, L बराबर m इंटू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर v। ये संबंध है कोणीय संवेग में r और v में, तो L वेक्टर L बराबर m इंटू r क्रॉस v। और अगर इसको हम परिमाण के रूप में लिखें, माने मोड वेक्टर L लिखें, तो बराबर m r v इस प्रकार से आ जाता है। ये समीकरण जो आई है इससे हम r v का मान निकाल लेते तो आ जाएगा r v बराबर आएगा L अपॉन m आ जाएगा। ये r v का मान निकाल लिया अपने, r v बराबर आया है, देखिए अपने L अपॉन m। चलो इसका नाम है हाल फिलहाल समीकरण नंबर 5 लिख लेता हूँ। अब समीकरण 5 में हमने r v निकाल लिया और समीकरण 4 में r v का मान लिख देते हैं। अगर लिखेंगे तो संबंध आएगा बड़ा सिंपल, बड़ा इंटरेस्ट, m बराबर आ जाएगा और q अपॉन 2 को q अपॉन 2 लिख दिया और वी आर को L बटे m लिख देते हैं। ये L बटे m लिखा, ये m और L में संबंध है। m माने चार्ज चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और L माने कोणीय संवेग, ये इन दोनों में संबंध है। सदिश रूप में व्यक्त करना चाहे तो हम लिख सकते हैं सदिश m बराबर सदिश L q बटे 2 सदिश L बटे m, यो भी लिख सकते। ये m और L में संबंध देख लिया अपन ने, लेकिन एक बात और है, अगर L का तिरछा गुणा करते हम यहीं पर तो ये संबंध आ जाएगा सदिश m अपॉन सदिश L और बराबर q बटे qm आ जाएगी। ये जो राशि इसे जायरो चुंबकीय अनुपात के नाम से पुकारते, सदिश m और सदिश L के अनुपात को माने चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का जो अनुपात होता है इसे जायरो चुंबकीय अनुपात के नाम से पुकारते हैं। और जायरो चुंबकीय अनुपात कितना होता है तो q बटे 2m के बराबर होता है। q बटे 2m के बराबर होता है। इसका मात्रक पूछे जायरो चुंबकीय अनुपात का आसानी से बता सकते हैं। अरे q आवेश है, आवेश का कूलाम होता है, m का किलोग्राम हो जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक आ जाएगा। देख लें अपन, और इसमें सदिश है, ये भी सदिश राशि,
एंड ये भी सदिश राशि है, लेकिन क्यू अदिश और एम भी अदिश है, इसलिए एम और एल दोनों भले सदिश राशि है, तो भी जारो चुनकी अनुपात जो भौतिक राशि वो अदिश राशि होती है। तो एम बटे एल सदिश एम बटे सदिश एल, इसका नाम मैंने आपको बताया है जायरो चुंबकीय और अनुपात के नाम से इसको पुकारते हैं। और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति किलोग्राम है और सदिश एम सदिश राशि है, एल ये भी सदिश राशि है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इनका जो अनुपात है ये अदिश राशि है। कैसे आया? क्यों आवेश आवेश अदिश राशि होती है, एम द्रव्यमान वो भी अदिश राशि होती है, इसके अनुपात अदिश राशि होती है। इसका मात्रक तो आवेश को कूलम में व्यक्त करते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक आएगा कूलम प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक आता है। चलिए हमने कुछ संबंध देख लिया, लेकिन हम तो इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। ये तो हमने क्यू आवेश लिया है और क्यू भी धन क्यू आवेश लिया है। अगर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा हो, नाभिक मान लो नाभिक की परिक्रमा कर रहा है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए अब मैंने नाभिक बना दिया, नाभिक की परिक्रमा कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमको आवेश को ई से व्यक्त करना पड़ेगा और बेहतर तो माइनस ई से व्यक्त करना पड़ेगा। और इसका द्रव्यमान जो हमने पहले एम लिखा था, अब एम से काम नहीं चलेगा, अब इसका जो द्रव्यमान उसको हमको एम ई से व्यक्त करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को, जिसे इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान के नाम से भी पुकारते हैं, उसे स्मॉल ई से हमको एम ई से प्रदर्शित करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है जिसे एम ई से व्यक्त कर रहे हैं, इसका मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। चलो हम देख रहे हैं, अभी संबंध हमने पढ़ लिया है और हमको इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, तो क्यू आवेश के लिए था। इलेक्ट्रॉन के लिए हमको एम और एल में अपन कुछ संबंध निकालना चाहेंगे। देखते हैं अपन यहाँ पर ये जो समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण, चलो मैं 6 दे दूँ इसका नंबर, इसमें क्यू के स्थान पर ई लिख देंगे और बेहतर तो माइनस ही लिख देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, और एम के स्थान पर एम ई लिख देंगे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, और एल के स्थान पर तो वेबर की क्वांटम परिकल्पना के आधार पर L बराबर NH/2 पाई होता है। H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है कौन समय। तो चलो ठीक है, ये मान हम यहाँ लिखेंगे। लिखने के पहले कुछ अपन और चर्चा कर लें, थोड़ा विचार कर लें, बड़ा रोचक है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्ट्रॉन जब परिक्रमा करता है नाभिक की, इसकी गति एक साथ 2 प्रकार की गति होती है। ये वृत्तीय कक्षा में जो चलती है वृत्तीय मार्ग पर, ये ऐसे घूमता हुआ, ऐसे स्पिन करता हुआ, चक्रण करता हुआ ये